नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, यूपी में जिला अध्यक्ष पद हथियाने में जुटी बीजेपी, नियमों की उड़ाई धज्जियां। यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे ओवैसी, राजभर के भागीदारी मोर्चे से मिलाया हाथ। दिल्ली में रेहड़ी जिहाद की आड़ में मुसलमानों को निशाना बना रहे हिंदुत्ववादी। जम्मू के एयरबेस पर आतंकवादी हमला, एसपीओ की परिवार समेत हत्या। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की मांग, पक्षपात के आरोप। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि जिला पंचायत चुनावों के लिए उनके उम्मीदवारों के नामांकन खारिज करना या उनको दाखिल करने से रोकना दिखाता है कि चुनाव की निष्पक्षता और शुद्धता बर्बाद हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस ऐसे में अगर उसके बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता, धन और धोखाधड़ी का प्रयोग साबित करता है कि भाजपा जनादेश का सम्मान नहीं करती है। बता दें, शनिवार को समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 11 जिलों में उसके उम्मीदवारों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया। बीजेपी ने दावा किया कि उसके 25 उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहे हैं। मालूम हो, बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल कर लिया है। नामांकन के ठीक पहले बागपत जिले में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी ममता किशोर को पहले बीजेपी ने अपने पाले में खींचा, पर कुछ ही देर में वो वापस अपने पुराने दल में पहुंच गई। बलरामपुर जिले में एसपी प्रत्याशी को ही गायब कर दिया तो पार्टी के लोग धरने पर बैठ गए। नामांकन के चंद घंटे पहले बीजेपी में शामिल हुई आरएलडीसी प्रत्याशी ममता और पति ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि सरकारी दबाव में वो वहां चले गए थे। वहीं एसपी के बहुतायत जिला पंचायत सदस्य एटा जिले में जीते हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर इनकी मजबूत दावेदारी है। एसपी के कई जिला पंचायत सदस्यों पर प्रशासन की ओर से बीते दिनों में आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू की गई है। इस मामले को लेकर एसपी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्वाचन आयोग के सामने ज्ञापन देकर विरोध भी जताया था। अकेले बागपत, एटा ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। अकेले शनिवार को नामांकन के ठीक पहले बलरामपुर जिले में एसपी प्रत्याशी के अपहरण का आरोप लगाया गया है। एसपी नेता और पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया। तो पंचायत चुनाव में आप जानते हैं कि बीजेपी को करारी हार मिली थी। वो 25% सीटें ही जीत पाई थी और बहुत कम संभावना थी कि जो जिला पंचायत हैं उसमें उसका अध्यक्ष चुना जाता। ऐसे में उसने सारे जो नियम कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और आचार संहिता का माहौल बना दिया है और तमाम तरह के धमकियां, धांधली, धोखाधड़ी, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल, अपहरण, ये तमाम चीज़ें वो कर रही है। ये बहुत ही दुखद है कि जो पार्टी अपने आप को साफ सुथरी बताती रही है, ये बताती रही पार्टी विद डिफरेंस, वो ये डिफरेंस दिखा रही है कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले उसमें ये फ़र्क है कि वो चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे आजमा सकती है, तमाम तरह के आपराधिक करतब कर सकती है और चुनाव को बेमानी कर सकती है, लोकतंत्र की हत्या कर सकती है। ये 25 ज़िलों में वो दावा कर रही कि उसके कैंडिडेट निर्विरोध जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? जाहिर है कि कहीं धन का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है, कहीं धमकाया गया है, कहीं अपहरण किया गया है और कहीं दूसरे प्रलोभन दिए गए हैं। तो इस तरह से बीजेपी विधानसभा के चुनाव के पहले इन ज़िला पंचायतों के चुनाव में
अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। लेकिन ये उसको जानना चाहिए कि अगर वो चुनाव नहीं जीती तो ये ज़िला पंचायत अध्यक्ष उसके अपने नहीं होंगे। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के जो चुने गए लोग उनसे कहा है कि वो ज़िला पंचायत चुनाव में के अध्यक्ष पद के चुनाव में ज़्यादा समय न गंवाए, क्योंकि ये ज़िला अध्यक्ष जो भी जिसकी भी सरकार बनती है उसके साथ चले जाते हैं। तो वो जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे साथ आ जाएंगे, और अगर किसी और की सरकार बनी तो जाहिर है उनके साथ जाएंगे। तो ये सरकार का दबाव है। बिना सरकार के समर्थन के चूँकि ज़िला अध्यक्ष नहीं चल सकते हैं, इसलिए जाहिर है कि वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है और जो बीजेपी का रवैया है वो बताता है कि सत्ता के लिए ये पार्टी किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है। अगली खबर लेते हैं। बिहार में सफलता के बाद उत्साहित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में कुछ छोटे दलों का गठबंधन है। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने की रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि BSP किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि BSP AIMIM के साथ मिलकर लड़ने की खबर जो फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है। उधर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में डेरा डालने जा रही हैं। प्रियंका अब मिशन यूपी में जुटेंगी और उनकी कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने की है। तो चुनावी समर सज रहा है और ये पहले से ही तय था। ओवैसी बार बार घोषणा कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने ये घोषणा कर दी 100 सीटों पर उनके कैंडिडेट होंगे। वो ओम प्रकाश राजभर द्वारा बनाए गए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि और किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ओवैसी के चुनाव में उतरने के दो मतलब हैं। एक तो ये कि मुसलमानों के अंदर एक तरह का भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो किसको वोट दें। ओवैसी को लेकर मुस्लिम समुदाय में एक वर्ग में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो जाहिर है कि बीजेपी को उसका एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, ओवैसी जब भी चुनाव में उतरते हैं तो पूरा चुनाव में ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है हिंदू मुसलमान का। तो बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी फ़ायदेमंद है कि ओवैसी फैक्टर जब आएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ओवैसी के बहाने मुसलमानों को गालियां दी जाएंगी और मुसलमानों को गालियां देकर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन किया जाएगा। ओवैसी से डराया जाएगा हिंदुओं को, और इस तरह से बीजेपी को एक ऐसा आधार मिल जाएगा जिसके जो वो ढूंढ रही है इस संकट काल में कि कैसे वो हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करे, ध्रुवीकरण करे। तो ओवैसी को इसी रूप में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी कोई और दूसरी भूमिका नहीं हो सकती है। वो 1-2 सीट निकाल लें, वो भी कैंडिडेट अगर मजबूत हुआ तो इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन किसी का खेल बिगाड़ने में, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का खेल बिगाड़ने में और बीजेपी का खेल बनाने में वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर ज़रूर बन सकते हैं। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, वो अब लखनऊ में डेरा डालने जा रही हैं। अच्छी बात है। ये अगर साल भर पहले करती तो उसका शायद कुछ उनको सुफल मिल सकता था, लेकिन अब इससे कितना फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शायद कांग्रेस को विशेष लाभ नहीं होगा। वो कहीं पर मैदान में दिख नहीं रही है, उसको लेकर लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि वो ना संगठन के स्तर पर और ना ही कोई इस तरह का चेहरा है जो पूरी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक ऐसी लीडरशिप प्रदान कर सके जिसका मुकाबला अखिलेश यादव और योगी के लिए करना मुश्किल हो जाए। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोगों के एक समूह ने गरीब
मुस्लिम रेहड़ी वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे हाथों में लठ लेकर सड़कों पर उतर पड़े हैं। वे विरोध तो सड़क पर अतिक्रमण करके फल बेचने वालों का कर रहे हैं, लेकिन नारे मुस्लिम विरोधी लगा रहे हैं। जाहिर है कि ज़्यादातर रेहड़ी वाले मुसलमान हैं। जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ उसी दिन शाम को बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। रिपोर्ट है कि इस क्षेत्र में अधिकतर फल विक्रेता मुसलमान हैं। एक लाइव वीडियो में तो हिंदुत्ववादी ये कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि सभी मुस्लिम विक्रेताओं को भगा दिया और सभी विक्रेता मुसलमान थे। ऐसी भाषा में सुदर्शन न्यूज़ की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित की गई है। इस खबर को लिखने वाले अभय प्रताप ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि इलाके में रेहड़ी ठेले लगाने वाले मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी शामिल हैं तथा ये पहले भी इस तरह की कई अराजक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। बता दें कि 18 जून को एक रेहड़ी वाले रिजवान को पीटा भी गया था। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हिंदुत्ववादियों ने घटना को अंजाम दिया। सुदर्शन न्यूज़ ने टीवी पर भी हिंदुत्ववादियों के प्रदर्शन की खबर को प्रकाशित किया और उसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जिहादियों के खिलाफ लाठियां लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली के हिंदू, किया जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान। तो ये पुरानी योजना है, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का अघोषित रूप से उनके संगठनों ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने ये अभियान चलाया था कि उनको किसी तरह से खदेड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए और जो बहुत सारी बस्तियों से उनको बाहर भी किया गया था। उनके मकान या तो कब्जा लिए गए थे या बहुत सस्ते में ख़रीद करके उनको भगा दिया गया था। तो ये अब आपने तबलीगी जमात वाला जब मामला हुआ था तब भी देखा था कि कैसे मुसलमान जो दुकानदार थे उनके बहिष्कार की अपील की गई थी, उनको टारगेट किया गया था। तो अब दिल्ली में, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस तरह की सरासर गुंडई और नफरत फैलाने वाली, सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देने वाली कार्रवाई इस तरह के तत्व कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसकी कोई चिंता नहीं है, केंद्र सरकार को इसकी चिंता नहीं है। जब दंगे हो जाएंगे तो इन्हीं पर ये आरोप थोप दिया जाएगा कि इन्होंने साजिश की थी जिसकी वजह से दंगे हुए थे, जैसा दिल्ली दंगों के मामले में उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है, इसका नोटिस लिए जाने चाहिए। और सुदर्शन टीवी जो इस तरह की चीज़ों को और भी तोड़ मरोड़ कर, भड़का कर लिखता है, प्रदर्शित करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसके रिपोर्टर ने जो लिखा है कि उसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, कहाँ से आए रोहिंग्या, कहाँ से उसने देख लिया शामिल हैं, किसने ये रिपोर्ट की। तो ये अपुष्ट समाचारों के ज़रिए एक संदेह का वातावरण बनाना, फिर उनको निशाना बनाना, हिंसा के लिए उनके खिलाफ उकसाना और उनको जो गरीब रेहड़ी वाले हैं जो इस तरह से फल बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं उनको उनकी जीविका से वंचित कर देना एक बहुत ही शर्मनाक है और इस पर सरकार का चुप रहना और भी शर्मनाक है। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को जम्मू एयरबेस पर हुए 2 धमाकों के बाद जम्मू में ही रविवार रात को कालूचक मिलिट्री कैंप पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। इनमें से एक रात के 11:30 बजे जबकि दूसरा 1:30 बजे दिखाई दिया। मौके पर तैनात जवानों ने इन ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने इंडिया टुडे को बताया कि कालूचक पुरमंडल रोड के ऊपर 2 क्वाड कॉप्टर्स दिखाई दिए और ये कालूचक मिलिट्री कैंप के नज़दीक उड़ रहे थे। इसके बाद सेना के जवानों ने 20-25 राउंड फायरिंग की, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये दोनों ड्रोन बच निकले। इन दोनों ड्रोन का पता लगाने के लिए इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के इलाके में विशेषकर सेना के स्टेशनों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि रविवार को ही जम्मू एयरबेस पर 2 धमाके हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें आतंकवादी हमला करार दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि पुलिस, वायुसेना और अन्य एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। वहीं एक अन्य घटना में जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में अवंतीपुरा इलाके के हरिपरिगाम में रविवार रात करीब 11 बजे आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद के घर में घुसकर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके अलावा आतंकवादियों की गोलीबारी में घायल हुई उनकी बेटी की भी आज सुबह मौत हो गई है। तो
सरकार ये दावा कर रही कि सब कुछ ठीक हो गया है, शांति बहाल हो गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू जो कि ज़्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहाँ पर आतंकवादियों का असर कम रहा है, वहाँ पर इस तरह के हमले हुए हैं। बेस कैंप पर हमला हुआ है, ड्रोन देखे गए हैं और एसपीओ जो पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद हैं, उनके घर में घुसकर आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला है। उनको भी, उनकी पत्नी को भी और उनकी जो नौजवान बेटी थी उसको भी, उसकी भी हत्या कर दी है। तो ये लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। ड्रोन का आना, दो ड्रोन का आना, मंडराना, इतनी राउंड फायरिंग के बावजूद उनका ना गिरना और वापस लौट जाना सकुशल, ये बताता है कि हमारी जो तैयारी है इस मामले में कितनी कमज़ोर है। एक नई तरह की चीज़ भी है कि अब ड्रोन के ज़रिए हमले हो रहे हैं जो कि आतंकवादियों के लिए थोड़ा सुरक्षित भी होते हैं। क्या पता ये ड्रोन सीमा पार से भेजे जा रहे हैं, उनकी रेंज 12 किलोमीटर के आसपास होती है, तो कई जगह पर हमारी जो सीमा है वो 12 किलोमीटर से कम का फासला है। तो इस तरह से ये जो सैनिक कैंप हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए, क्योंकि इस तरह के हमलों को अभी अगर इसकी तैयारी न की गई तो इसके बहुत दुष्परिणाम निकल सकते हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना को एक चिट्ठी लिख करके कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल को पद से हटाने की मांग की है। इस चिट्ठी में जस्टिस बिंदल पर न्याय का मखौल उड़ाने, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और पूर्वग्रह से ग्रस्त होने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचते ही जस्टिस बिंदल को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण फैसले किए हैं जिनकी वजह से ये सवाल उठते हैं और ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। इस चिट्ठी में कई उदाहरण भी दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश को लिखे खत में कहा गया है कि नारद जमानत मामले में 17 मई 2021 को विशेष CBI अदालत ने फिरहाद हकीम को मिली जमानत आदेश पर जस्टिस बिंदल ने बगैर हकीम का पक्ष जाने ही रोक लगा दी थी। बार काउंसिल की चिट्ठी में कहा गया कि CBI को याचिका दायर करने की छूट कई बार दी गई, पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मलय घटक को याचिका देने की छूट नहीं दी गई है, जिससे जस्टिस बिंदल का पूर्वग्रह और भेदभाव साफ होता है। इस खत में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट से भी जस्टिस बिंदल के पूर्वग्रह का पता चलता है। इसमें वायरल हुई एक तस्वीर भी है जिसमें जस्टिस बिंदल राज्यपाल जगदीप धनखड़ के घर पर देखे जा सकते हैं। बार काउंसिल ने कहा है कि न्यायालय की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जस्टिस बिंदल को तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाए। कलकत्ता न्यायालय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिंदल शुरू से शक के घेरे में हैं और उन पर शक बेवजह नहीं है। उन्होंने जिस तरह से जिन मंत्रियों की जमानत हो गई थी CBI की अदालत के द्वारा, उस पर रोक लगा दी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्चर्य प्रकट किया था और उसमें जाहिर है कि उसकी टिप्पणियां ऐसी थी जो बताती थी कि ये गलत फैसला हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है। हाई कोर्ट के इन महानुभावों ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं कार्यवाहक, उन्होंने लगातार इस तरह के पक्षपातपूर्ण फैसले दिए हैं। उन्होंने एक ऐसे जज को नियुक्त किया है जिसमें ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चैलेंज किया है, जिसके BJP और संघ परिवार से संबंध अब जग जाहिर हो चुके हैं कि किस तरह से वो उनकी मीटिंग में भी जाते थे। जस्टिस बिंदल भी राज्यपाल धनखड़ के घर पर गए थे। आम तौर पर ऐसा करना नहीं चाहिए किसी भी जज को, ख़ासतौर से जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो बिल्कुल भी बच के रहना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट के ही एक जज ने खुली चिट्ठी लिखी थी जो कि अभूतपूर्व था और साफ साफ कहा था कि ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है हाई कोर्ट में। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये बेहतर होगा जस्टिस रमन्ना के लिए भी कि इस तरह के संदिग्ध संदेहों में घिरे व्यक्ति को तुरंत वहाँ से रुखसत किया जाए ताकि हाई कोर्ट की जो गरिमा है, जो विश्वसनीयता है, वो कायम रहे और ये शक का वातावरण दूर हो। और जिस ममता बनर्जी की जिस याचिका को RSS
से जुड़े जज सुन रहे हैं उनको भी हटाने के लिए उसको कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की ये खबरें थी, उनका विश्लेषण था। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।